हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे रासो साहित्य के बारे में। देखिए, जो आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो और लौकिक साहित्य ये प्रमुख रूप पाए जाते हैं आदिकाल में। और जो कि हम सिद्धनाथ साहित्य पढ़ चुके हैं, जैन साहित्य पढ़ चुके हैं और उसके नामकरण काले विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हम देखते हैं कि गार्सादितासी कहते हैं कि जे राजस्वीय और राजस से इसका जन्म हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं रसायन से इसका जन्म हुआ है। नंद दुलारे वाजपेयी, दशरथ शर्मा और नागरी प्रचारणी सभा कहती है कि रास से रासो साहित्य का जन्म हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रासक से ही इसका जन्म हुआ है। रासक से रास्य, रासा और रासो बना है। तो सर्वसम्मत मत यही रहा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। और राजस्थानी शब्दकोश के अनुसार लड़ाई झगड़ा को ही हम रासो कहते हैं। तो ऐसे ही जो वीर गाथाएं लिखी गई हैं लड़ाई झगड़े पर ही आधारित थी। और राजस्थानी शब्दकोश के अनुसार लड़ाई झगड़ा होता है रासो का अर्थ। तो रासा साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी कि उनको बढ़ा चढ़ा कर बताना। जिनके वो आश्रयदाता होते थे, कवि होते थे, है ना, वो अपने मालिकों का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते थे। युद्ध वर्णन में सजीवता, यानी कि वो ऐसे लिखते थे जैसे वो युद्ध में स्वयं उपस्थित हों। अंगिरस वीर रस होता था और सहायक रस श्रृंगार रस होता था। तो वीर रस उनका जो अंगिरस होता था, यानी कि जो मेन रस होता था वो वीर रस ही होता था। और वैसे ही जो वीरों की कथाएं लिखी जाती थी उसी काल में लिखी जाती थी। सामान्य जन की उपेक्षा, यानी कि सामान्य जन को कोई ध्यान में नहीं रखा जाता था। वो अपने राजाओं के प्रति ही कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। नारी का भोग रूप में वर्णन, नारी का रूप भोग रूप में ही किया गया है, यानी कि एक प्रयोग की वस्तु के रूप में किया गया है। संकुचित राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता पूर्ण रूप से यानी कि विस्तृत नहीं थी। उनकी जो राष्ट्रीयता थी वो संकुचित थी, थोड़े क्षेत्र के लिए ही वो लिखते थे। अनैतिहासिकता, अप्रमाणिकता, यानी कि उनमें ये नहीं माना जा सकता कि वो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक हैं। उनको अप्रमाणिकता के आधार पर भी देखा गया है। जैसे पृथ्वीराज रासो को कुछ अप्रमाणिक भी मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं और कुछ प्रमाणिक भी मानते हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था रासो साहित्य में। तो जो लेखक देख लेते हैं इनके कौन कौन से थे। चंद बरदाई जो भाट थे जाति के, जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में। इनके पुत्र 4 हैं और जलहन सबसे छोटे कवि हैं। और इन्होंने बुद्धि रासो ग्रंथ लिखा है। पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का कार्य भी जलहन ने ही किया था। जब वो गजनी चले जाते हैं गौरी के साथ, चंदबरदाई जिनके राज में लेखन का कार्य करते हैं, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। गौरी इनको साथ ले जाते हैं और वे भी उनके साथ चले जाते हैं। और जलहन इनका जो सबसे छोटा बेटा है चंदबरदाई का, ये उस पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का कार्य करता है। पुस्तक जलहन हाथ दे गजनी गए नृपकाश, एक थाल जन्म एक थाल मरण। नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और नायिका संयोगता थी, यानी जयचंद की पुत्री थी। जयचंद और जो पृथ्वीराज चौहान हैं इनके बीच में युद्ध होने लगते हैं या आपसी दरार बढ़ जाती है। इसी कारण ये युद्ध हार जाते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो रामचंद्र शुक्ल हैं, श्यामल दास हैं, मुंशी देवी प्रसाद हैं, मोतीलाल मिनारिया हैं, गौरी शंकर हीराचंद औजा हैं। तो यह इसको अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो को जो प्रमाणिक मानते हैं वो कौन कौन से विद्वान हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु है, दशरथ शर्मा है, कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हैं। और इन्होंने एक अनंत संवत की जो परिकल्पना की थी, तो जो ईस्वी सन से लगभग 90 वर्ष आगे है। और जो विक्रमी संवत होता है
वो 57 यानी कि 57 वर्ष आगे चलता है। और इन्होंने जो विष्णुलाल पांडे थे, उन्होंने एक नई आनंद संवत की परिकल्पना की थी, जो ईस्वी से 90 साल आगे चलता है। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, मुनि जन्नविजय हैं और विपिन बिहारी त्रिवेदी जी हैं। खुमान रासो की रचना किसने की थी? तो दलपति विजय ने की थी। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये नाभा भट्ट की रचना है। इस रचना में खुमान द्वितीय के युद्धों का वर्णन है, जिसका समय 870 से 900 विक्रमी संवत का माना जा सकता है। खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, जबकि राजस्थानी साहित्यकार मोतीलाल मिनारिया इसे चित्तौड़ नरेश राज सिंह के समकालीन यानी कि 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। तो खुमान रासो दलपति विजय की है, ये याद रखना। और आगे है हमीर रासो। हमीर रासो के रचनाकार हैं सरंगधर और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इसके रचनाकार जज्जल हैं। तो समय 13वीं शताब्दी में हुआ है। इसका जो रचना है, इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किया गया है। इसके 8 छंद प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम एक बड़ा ग्रंथ है और इसमें 8 छंद इसी के मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम यह एक छंद शास्त्र है जिनमें आदिकालीन संस्कृति का सर्वाधिक बोध कराया जाता है। इसके रचनाकार संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। इसमें बब्बर जज्जल विद्याधर शरंगधर की रचनाओं का संकलन किया गया है प्राकृत पेंगलम में। तो विजयपाल रासो, आगे एक रचना है विजयपाल रासो, जो कि नल सिंह भाट की रचना है और 1298 ईस्वी में इनकी रचना हुई है। छंद 42 हैं और भाषा प्राकृत, भाषा जो अपभ्रंश है, प्राकृत नहीं है। तो आगे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके नाम और उनकी रचनाकार का नाम दिया गया है। कुमारपाल रासो देवप्रभ की है, जो कि 14वीं शताब्दी की है। 17 साल रासो है राव डूंगर सिंह की। मुंज रासो है कवि मुंज की। कलियुग रासो है रसिक गोविंद की। और बुद्धि रासो है चंद्रवरदाई के सबसे छोटे पुत्र द्वारा रचित जलहन की, जो 14वीं शताब्दी की मानी जाती है। रासो साहित्य राम रासो वो माधव दास की रचना है, जिसको माधोदास भी कहा जाता है। 1618 ईस्वी की रचना मानी जाती है। कायम खान रासो रहमत अली जान की रचना है, जिसे जान कवि भी कहा जाता है। राणा रासो दयाल दास की है, दयाल कवि भी इसे कहा जाता है। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। कालिंजर तथा महोबा के शासक परमाल के दरबारी कवि थे, जो जगनिक हैं। इनमें आला और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में आला खंड उपलब्ध है। चार्ल्स इलियट के अनुरोध पर W वाटरफील्ड ने उनके द्वारा संग्रहित आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका संपादन ग्रियर्सन ने 1923 ईस्वी में किया। दी 9 लाख चेन दी मैरी फ्यूड। तो ये थे जो रासो काव्य हैं, रासो ग्रंथ हैं। तो कल हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य और इसके बाद में जो आदिकाल है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। यह आपका एक बेस बन जाएगा आदिकाल को पढ़ने का, और आदिकाल से आप कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका आप उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहें। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ व्याकरण भी आपको धीरे धीरे साथ में साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। उनके शब्दों की, उनके पूरा जो हिंदी व्याकरण है उसको समझाया जाएगा। तो देखने के लिए